हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, लास्ट तक हमने चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन समझा था। उसमें कहाँ तक हम पढ़े थे? तो कि लास्ट में हमने वो देखा था कि कैसे हम हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते, कैसे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद कैसे हम ये प्रूव करके दिखाते हैं कि ये एपी है या नहीं है। रेडी? तो लास्ट में जो मैंने करवाया था वो ही आज थोड़ा सा रिपीट। कोई स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर ये प्लीज एक और बार करवाना, इसलिए करवा रहा हूँ। देख ले रहे हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर √2 दिया गया था, √8। सर ये इसका आंसर नहीं आ रहा था, ये सब में किसी ने मुझे कहा था, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ। देख लेना अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक और बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना। रेडी? चलो, यहाँ पर एक √2, √8, √18, √32 इस तरह से कुछ टर्म दी गई हुई है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। देखने से तो ये लगता है कि ये एपी नहीं है, देखने से तो ये लगता है कि ये एपी नहीं है, पर देखने से कुछ नहीं होता है। रेडी? सो फर्स्ट वी सॉल्व दिस √2। यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर किसी बार अंडर रूट में दिया गया हुआ है तो आपको उसका सबसे जो नजदीक का स्क्वायर रूट निकलता है तो पहले वही करना है, बाद में आपको सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर यहाँ √2 देख लो, पहले तो स्क्वायर रूट किसे निकाला जाता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? मैंने बोला था 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। आई बात समझ में? स्क्वायर रूट पूछे तो उल्टा लेना है, स्क्वायर का उल्टा, यानी स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर बोले तो 4, बट 4 का स्क्वायर रूट बोलो तो क्या रहेगा? 2। आगे बात समझ में आ गई? अच्छे तरीके से बात समझ में। सेम कंडीशन, 3 का स्क्वायर रहेगा 9, पर 9 का स्क्वायर रूट निकालो तो रहेगा 3। 16 का स्क्वायर रूट निकालो तो 4, पर 4 का स्क्वायर रहेगा 60। 5 का स्क्वायर रूट नहीं बनता है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, पर 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? पहले तो स्क्वायर रूट निकालना समझ में पड़ेगा। चलो, यहाँ √2 तो देख लो, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं है। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है। पर यह है 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। देखो इस तरह, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। रेडी? अब 3 का स्क्वायर 9, तो इसे हम बोलो 9 का स्क्वायर रूट। अगर 9 को स्क्वायर रूट में से निकालना तो आंसर क्या आएगा? 3। अगर 16 को निकालना है तो इसका आंसर आएगा 4। रेडी? आगे बात करो। इस तरीके से 2 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? तो फिर 2 का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर आता ही नहीं है, इसलिए। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो पहले तो ये स्क्वायर रूट दिया गया है, उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। So first simplify of the square root. Here 4 term are present, √2, √8, √18 or √2 ... यानी if our APS are defined. Understood? First we take a first term √2, then simplify another term √8. First we simplify √8 का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इनमें 3 में से एक में भी एक नहीं आता, तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। पर नजदीक का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। 8 को कैसे 2 × 4 लिख सकता हूँ, यस और नो? यस। 2 × 4 यानी जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है उसे लिखना है। 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा, यस। 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, √2 एज इट इज। आई बात समझ में? ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लें। एक और बात देख लेते हैं, नेक्स्ट टर्म में 18 सीधे सीधा कोई स्क्वायर रूट नहीं है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है,
और 25 का 5 है, पर 18 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो नजदीक का लेना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 2 जा, ऐसा ही टेबल यूज करना है, तो ऐसा ही टेबल यूज करना है जिस टेबल का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। रेडी? 9 2 जा 18, 9 का स्क्वायर रूट 3 और अंडर रूट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। रेडी? सेम कंडीशन 32, 16 2 जा 32, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे 4 और अंडर रूट। आगे बात समझ में, इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हमारी फर्स्ट टर्म और न्यू एपीज, हमारा न्यू एपीज इज अंडर रूट 2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, इसको इस तरह से भी लिखते हैं 4 अंडर रूट 2। हमें क्वेश्चन ये दिया गया हुआ था, इफ गिवन सीक्वेंस is APS then find the next 3 term। हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया था कि if is given AP is given sequence is APS so find the next 3 term। अगर ये आपको सीक्वेंस दी गई हुई है वो एपीज है, एपी यानी आपको मालूम है, आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है एपी किसे कहा जाएगा। रेडी? तो नेक्स्ट जो सम है वो कैलकुलेट करो, नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करनी है, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं एपी है या नहीं। कैसे कंफर्म करेंगे? डी से, वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस है a2 minus a1, सॉरी a2 minus a1, a2 minus a1, a2 क्या है हमारे पास, a1 a2 a3 a4, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट 2 चला जाएगा तो ओनली फॉर अंडर रूट 2। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट a3 माइनस a3 क्या था 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 चला जाएगा, यानी d इज इक्वल टू अंडर रूट 2। d a4 माइनस a3, a4 माइनस a4 यानी 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1 अंडर रूट 2, d यानी d अंडर रूट। रेडी? हो गई बात समझ में? आगे बात समझ में, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 यानी कॉमन डिफरेंस है। Here common difference are same, that region we call is equal to AP, region is equal to AP। अगर ये AP है तो हमें here given series sequence, here given is sequence is APs। ready? Given sequence is AP, if our sequence is AP then we find the next 3 term। चलो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म ढूंढनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तो है हमारे पास। अब नेक्स्ट 3 यानी 5 6 और 7 टर्म हमें ढूंढनी पड़ेगी, 5 6 और 7 टर्म। चलो यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ ही ढूंढ लेता हूँ। a5 यानी a प्लस और d, a क्या था हमारे पास, a क्या था हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 4, d है क्या हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला अंडर रूट 2। चलो ये अंडर रूट 2, इसके आगे कुछ नहीं है, फिर 1 अंडर रूट 2, इसके आगे 4, 4 प्लस 1 मतलब 5, 5 अंडर रूट 2 आंसर आ जाएगा। चलो अब 6 टर्म ढूंढनी, a प्लस 5d, a प्लस 5d, जो ये फॉर्मूला लास्ट टाइम करवाई थी मैंने, a प्लस a यानी अंडर रूट 2 प्लस 5d यानी अंडर रूट 2, ये 1 है, आगे कुछ नहीं है, 1 अंडर रूट 2 प्लस 5 6 अंडर रूट 2। चलो नेक्स्ट a7 a प्लस 6d, a प्लस 6d a यानी अंडर रूट 2 प्लस 6d यानी अंडर रूट 2, 6 और 1 7 अंडर रूट 2 यानी a7 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2। आगे अच्छी तरीके से बात समझ में, आगे बात समझ में, किसी को अगर नहीं समझ में आए, नहीं पता चल रहा तो देख लो ये अच्छी तरीके से, इसे सॉल्व करो, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हो। रेडी? ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2। अब हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2। रेडी? चलो हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें सीखनी पड़ेगी। अब तक हमने कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना समझ लिया, एक कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लिया, an समझा, यानी कि an बनता है लास्ट टर्म,
रेडी, ये सब समझ लिया। पर अब कभी भी हमें टर्म ढूंढनी हो, अगर हमें पूरी सीक्वेंस दी गई हुई है, बीच में एक टर्म एब्सेंट, बीच में अगर एक कोई एक टर्म एब्सेंट, तो वो टर्म ढूंढने के लिए हम एक फॉर्मूला सीखेंगे आज। वो फॉर्मूला के यूज करने से वो टर्म भी हमें मिल जाएगी। यानी किसी कोई बार हमें टर्म पूछेगा, अगर किसी बार हमें टर्म ढूंढनी है तो टर्म ढूंढने के लिए फॉर्मूला रहेगी ये n = a + n - 1 d। ये लर्न करनी है आपको, 10 टाइम लिखो या 15 टाइम लिखो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, बट आई वांट टू दिस एनी हाउ। मुझे ये आपके पास चाहिए। आपको अगर मैं किसी भी टाइम पूछूं तो ये फॉर्मूला आपको आनी जरूरी रहेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आगे अगर आपको साइंस रखना है तो भी ये चैप्टर, ये पूरी ये फॉर्मूला पढ़ने में आएगी। मैथमेटिक्स रखोगे तब तो, अगर ये आप कॉमर्स रखोगे तो भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने में आएगी। इसलिए ये अभी से सीख लो तो आपको अच्छा रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडी, n = a + n - 1 * d। अगर कॉमर्स रखो तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इससे पहले यहाँ पर समझ लेना जरूरी है। ये कब यूज होती है? जब आपको कोई टर्म ढूंढनी है, कोई आपको टर्म ढूंढनी है, जब आपको लास्ट टर्म ढूंढनी है, तब ये लास्ट टर्म यानी हमारे पास a है। पहले तो मैं आपको कह देता हूँ ये किसको हम क्या कहेंगे, n यानी हमारा लास्ट टर्म। कई बार लास्ट टर्म को l भी कहा जाता है, कई बार लास्ट टर्म को l भी कहा जाता है। रेडी, a यानी फर्स्ट टर्म, अरे l कहो या n कहो तो वो तो रहेगी लास्ट की टर्म। चलो n यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने नंबर से टर्म, कितनी टर्म्स है। d यानी कॉमन डिफरेंस, d यानी कॉमन डिफरेंस, a n यानी लास्ट टर्म, a यानी फर्स्ट टर्म, n यानी नेचुरल नंबर या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, d यानी कॉमन डिफरेंस। ये सभी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है मैंने यहाँ लिखा है, ये आपको लर्न करनी है। आप 5 टाइम लिखो, 10 टाइम लिखो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, बट आपको ये लर्न करनी है एनी हाउ। रेडी, आई बात समझ में? चलो इसके ऊपर से अब सम कैलकुलेट करेंगे। अच्छी तरीके से देख लेना, 2-3 सम मैं करूंगा, 1-2 आपको करना है, इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। रेडी, चलो देख लो ये अच्छी तरीके से। पहले यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5.2 में आपको एक टेबल दिया गया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 में एक आपको टेबल दिया गया है और उसमें कहा है कि हियर a, b, n और a, n आर गिवन, सो फाइंड द फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसमें ब्लैंक्स है, वो आपको फिल करना है। यहाँ 7 a = 7 दिया गया है, d = 3 है, n = 8, तो n फाइंड करना है, क्योंकि n में ब्लैंक्स है ना, वो खाली है, यानी कि n हमें ढूंढना है। रेडी, तो फर्स्ट सम हम कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो फॉर्मूला a वाली आएगी a + n - 1 d। पहले तो जो दिया गया है उसे यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ a = 7 दिया गया हुआ है, फर्स्ट टर्म सम करवा रहा हूँ, देख लेना। d = 3 दिया गया हुआ है, n = 8 और n हमने पूछा गया है। रेडी, आई बात समझ में? आई बात समझ में? an = an as it is, ये वो तो हमें ढूंढना है, तो as it is रखना पड़ेगा। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 7 प्लस as it is, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 8 - 1 as it is, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3। आई बात समझ में? 7 10 8 में 7 जाएगा तो 7 3 7 3 जा 21, 21 + 7 यानी 28, यानी हमें मिल गया an = हमारा 28। आई बात समझ में? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आए तो एक और बार रिवीजन कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके और बार देख सकते हो कैसे ये समझ में आ जाएगा। रेडी, चलो an = हमें मिल गया, तो ये हो गया हमारा an = 28, तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हो 28। रेडी, चलो अब फर्स्ट हो गया, अब हम सेकंड लेंगे। अब हम लेंगे सेकंड से समझा रहा हूँ, देख लेंगे यहाँ पर। चलो सेकंड में क्या रखा है, देखो सेकंड, हियर a = -18, a = -18,
फाइंड करना है। देखो यहाँ पर डी एक्शन है, यानी डी फाइंड करना है। एन तो दिया गया हुआ था 10 और एन दिया गया हुआ है 0। So we using of an is equal to an plus n minus 1d. Now we put the value of given information. A is equal to minus 18 plus as it is, and n is equal to 10 minus 1 as it is, bracket over multiply d. d यानी d तो फाइंड करना है। So n is equal to given n is equal to 0. Here minus 18 are constant term. कांस्टेंट किसे कहा जाएगा? जिसके पीछे कोई वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, यानी वेरिएबल x y a b c d कोई भी हो सकता है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो जो सेम टर्म होती है उसे इंटरचेंज करने से एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। माइनस 18 इधर चला जाएगा तो 0 प्लस 18 इज इक्वल 10 में समझ जाएगा 9 मल्टीप्लाई d के साथ है, यानी 90। 18 0 प्लस 18 यानी 18 इज इक्वल टू 90। d को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू डिनोमिनेटर, साथ में जिससे और डिनोमिनेटर 9 2 जा 18 यानी d इज इक्वल टू 2। सो इट इज आवर d, इट इज आवर d। हियर 1 2 आर कंप्लीट, 2 सम्स आर कंप्लीट, 2 न्यूमेरिकल्स आर कंप्लीट। अब हम सीखेंगे तीसरा, इसमें से एक आपको करना है, बाकी सब मैं करवा रहा हूं। रेडी? चलो आगे ये बात समझ में, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना, मैं एक और बार ये रिपीट करवा दूंगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बोल देना। रेडी? अब हम सीखेंगे हमारा थर्ड न्यूमेरिकल्स क्या है वो देख लो अच्छी तरीके से, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हियर थर्ड न्यूमेरिकल इज ए ही फाइंड करना है, ए ही एब्सेंट है। तो पहले ए तो एब्सेंट है यानी वहां पर क्वेश्चन मार्क, डी है हमारे पास -3, एन है हमारे पास 18 और एन तो हमें ढूंढना है, एन भी है हमारे पास -। रेडी? आगे बात समझ में? चलो देख लो। यहाँ पर अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ गिवन वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो एन क्या है हमारे पास -5, ए क्या है फाइंड करना है, तो एज इट इज रखो, जिसको फाइंड करना है उसे एज इट इज। n यानी 18 minus 1, d यानी d -3। रेडी? चलो ये -5 है, ए 18 में 7 जाएगा 17 -3। रेडी? आपको मालूम है सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन, बाद में सब्ट्रैक्शन और एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यानी देखो यहाँ पर -5 है तो फाइंड करना है एज इट इज। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन रूल में है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों का। 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, बट माइनस है इसलिए ये टर्म -51 आएगी। अगर ये -51 है, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस प्लस -51 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सेम टर्म होती है, उसे इंटरचेंज करने से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। -15 term are constant, here -5 also constant, that is at -51. Change the sign and convert it to negative to positive. Here a is equal to 51 minus 5, यानी ये हमारे पास रहेगा is equal to, here both sign are opposite. Here positive negative, that is we always do the subtraction. सब्ट्रैक्शन करने से बिग डिजिट में स्मॉल डिजिट कट करना पड़ेगा। 51 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 46। बिग डिजिट की साइन पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव रहेगा ए, तो ए हमें मिल गया 46, ए हमें मिल गया 46। नाउ हमारा ए इज 46, तो हो गया हमारा थर्ड सम कंप्लीट। अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ टर्म। आपको घर से आपको अपनी तरीके से घर से प्रैक्टिस करके, मुझे कल होमवर्क में वो सम कैलकुलेट करके, सारे सम कैलकुलेट करके आपको मुझे होमवर्क में देने हैं। रेडी? चलो ये है फोर्थ। चलो a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n इज इक्वल टू ब्लैंक्स और n इज इक्वल टू 3.6। आई बात समझ में? यहाँ पर n फाइंड करना है, यहाँ पर n एब्सेंट है, n फाइंड करना है। हाउ कैन यू फाइंड द n? First, write the formula n is equal to a plus n minus 1 d. Then we put the value of the
given value. Put the given value n is equal to 3.6, f a यानी -18.9 प्लस एज इट इज n -1 यानी n एब्सेंट है, n तो हमें ढूंढना है इसलिए n एज इट इज, d की वैल्यू है 2.5। चलो कांस्टेंट टर्म होता है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर देखो ये 18.9 कांस्टेंट टर्म है क्योंकि उसके बाद पीछे कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म है। रीजन कांस्टेंट टर्म कन्वर्ट इनटू द साइन 8.6 प्लस 18.9 इधर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव था इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, यानी अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो फर्स्ट इसके साथ सेकंड इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2.5 मल्टीप्लाई n यानी 2.5 n 2.5 मल्टीप्लाई 1 यानी -6 -2.5 18.9 प्लस 3.6 यानी आएगा 22.5। एक बार समझ में करो एडिशन करो आएगा 22.5 2.5 n - 2.5 कांस्टेंट टर्म है उसे इंटरचेंज करना पॉसिबल बनेगा। कांस्टेंट टर्म है उसे इंटरचेंज करो -2.5 कन्वर्ट होकर इधर चला जाएगा यानी कि +2.5 या 2.5। आगे बात समझ में, इन दोनों का अगर एडिशन करना है एडिशन करो जी 22.5 + 2.5 यानी फिर 25.0 2.5 n। आगे बात समझ में, इन दोनों का एडिशन किया 22.5 और यहाँ पर 25 नहीं है 2.5 यानी 25.0 हो गया। दोनों का एडिशन करो तो 2.5 हमें तो n चाहिए ना, तो n को वेरिएबल बनाओ अपोजिट साइड ऑलवेज टू गोस टू डिनोमिनेटर साथ में जो हो उसे डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखो 2.5 क्या है 2.5 यहाँ से पॉइंट निकाल लो, अगर ये पॉइंट अब इसका सब्ट्रैक्ट सॉरी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, पॉइंट वाला डिवीजन आपको नहीं आता तो क्या करना है सबसे पहले पॉइंट निकालने की कोई ट्राई करनी है। अगर इसमें से पॉइंट निकालना है कितने डिजिट पर पॉइंट है वो देखना जरूरी है। पीछे से देखो कितने डिजिट पर पॉइंट होना वो भी जरूरी है। पीछे से देखना कितने डिजिट पर पॉइंट है एक डिजिट पर, कितने डिजिट पर पॉइंट है एक डिजिट पर, यानी कि एक डिजिट पर पॉइंट है यानी एक डिजिट पर पॉइंट है यानी आपका नीचे आएगा 10, क्या आएगा 10। आई बात समझ में, अगर इसको आपको पॉइंट निकाल देना है तो अब आएगा 10 क्योंकि एक डिजिट पर पॉइंट है यानी नीचे एक जीरो ऐड करना है। रेडी, हमारा मैथमेटिक्स का रूल से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो n = इनका 25 × 10 अपॉन 25 है 25 कट n = हमें मिला यहाँ पर 10। सो वैल्यू इज n = 10, यहाँ n = क्या हो गया 10। ये हमारा टोटल 4 सम कंप्लीट हो गए। तो हमारा 4 सम कंप्लीट हो गए। 5th सम है वो आपको अपनी तरीके से घर से ही करना है, प्रैक्टिस में घर से ही प्रैक्टिस में करना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी हो गई, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ देना या वीडियो पोस्ट करके एक और बार देख सकते हो। चलो अब हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। रेडी, गुड बाय एंड टेक केयर।